कादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड की ये बुक हमारी यहाँ से चल रही है। अभिप्रेरणा वाला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 9। इसमें हम पढ़ेंगे कि आदमी को कौन सी चीजें होती है जो उसे अभिप्रेरित करती है किसी भी काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो कैसे मिलती है, तो ये सब चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन शब्द मोवियर से बना है, ठीक है, और जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर की जा सकती है। जैसे कि आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं, इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, या मित्र बनाना चाहते हैं, या फिर आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है, या अपने माता पिता या उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहां पर करना है। तो कोई भी क्रिया करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और वही जो प्रेरणा है वो हमारा क्या कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है। जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, तो एग्जाम में पास होने के बाद आपकी जॉब लगेगी, आप सेटल हो जाएंगे, ये आपकी क्या हुई, एक तरीके से अभिप्रेरणा हुई। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। सबसे पहले हम उन डेफिनेशंस को यहाँ से देखेंगे। डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले किसकी है, मार्गन, किंग, विज और स्कोपलर की है। इनके अनुसार क्या है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक या कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। तो मार्गन, किंग, विज और स्कोपलर की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने क्या किया है, अभिप्रेरणा को किससे तुलना करी है, बल से इन्होंने यहाँ पर तुलना की है। बैरोन, बर्न, कैंटोविज, इनके अनुसार मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। तो ये दो डेफिनेशन यहाँ पर हमारी बुक में दी हुई है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था है। यह आंतरिक अवस्था काल्पनिक हो सकती है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कुछ क्रियाएं वहां पर उत्पन्न होती है। वो क्रियाएं उसे एक निश्चित दिशा में कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है, और ये काम फिर उसे क्या करता है, इस काम से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इन नेक्स्ट स्टेप्स आप देखेंगे कि अभिप्रेरित व्यवहार से उत्पन्न होने के बाद लक्ष्य प्राप्ति तक वह जारी रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एक उदाहरण है जिसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसे हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको भूख लगी है, आप किसी रेस्टोरेंट में भोजन खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। यहाँ भूख व्यक्ति की क्या है, आंतरिक अवस्था है जिसे बाहर से देखने से नहीं समझा जा सकता। अब यहाँ पर भूख में सबसे पहले भूख है, उसे किसका नाम दिया है, उसको हमें यहाँ पे नाम दिया है आवश्यकता का। नीड की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। आंतरिक अवस्था व्यक्ति में कुछ विशेष क्रियाएं करती है। जैसे कि आपको भूख लगी, आप रेस्टोरेंट गए, उसके बाद आपने वहां पर कुछ पूछताछ की खाने के लिए, यह आपका कौन सा कारक है, दूसरा कारक है। अब यहाँ से जो आपका तनाव या क्रियाशीलता है, इस अवस्था को क्या नाम दिया है, प्रणोद नाम दिया है, कि आप अपना भोजन ढूंढने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं और आप अपनी क्रिया कर रहे हैं। अब व्यक्ति द्वारा किए गए ये सभी क्रियाएं कुछ ऐसी होती है जो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। ये आपका तीसरा लक्ष्य है। वहां पर आप गए, आपने वहां से भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करने के बाद में आपका जो तनाव और क्रियाशीलता है उसमें कुछ कमी आएगी, और उसके बाद में आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी आप भोजन ग्रहण कर लेंगे। बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट क्या है, मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक चक्र के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है, और इस चक्र के जो मुख्य तत्व है उसमें है आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन और लक्ष्य। सबसे पहले हम आवश्यकता की बात करेंगे। किसी भी चीज की जब हमारे जीवन में आवश्यकता होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें अंदर से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें उसकी आवश्यकता महसूस होगी। यदि किसी चीज की आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी तो आप उसके प्रति या उससे रिलेटेड कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। जैसे भोजन या पानी,
पानी की कमी आपके शरीर में होने पर आपको प्यास लगेगी, तो ये प्यास जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? आवश्यकता कहलाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रणोद। प्रणोद क्या होता है कि जो आपकी आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए अंदर से जो प्रेरणा आपको मिलती है वही आपका क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। प्रणोद के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आपकी आती है वो है आपकी प्रणोद के बाद में प्रोत्साहन या लक्ष्य। जब आप प्रोत्साहन या लक्ष्य या अभिप्रेरणात्मक चक्र का ये तीसरा कदम है, और लक्ष्य या प्रोत्साहन जो है वो वातावरण की वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रणोद में कमी आ जाती है। प्यासे व्यक्ति के लिए जल एक प्रोत्साहन होता है जिसके पीने से प्यास समाप्त हो जाती है एवं क्रियाशीलता तथा तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है। किसी वस्तु को लक्ष्य या प्रोत्साहन कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह आवश्यकता से संबंधित हो। यानी यहाँ पर आपको अगर प्यास लगी है तो पानी आपका क्या है? लक्ष्य है। अब लक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसे प्राप्त करने से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। और ऋणात्मक लक्ष्य क्या होगा कि उसे वो दूर करना चाहेगा, जैसे दंड है, आंखों पर सीधा पड़ने वाली रोशनी है, अत्यधिक गर्मी है, तो ये सब क्या है? ऋणात्मक लक्ष्य हैं जिन्हें हम क्या करना चाहते हैं? स्वयं से दूर करना चाहते हैं। अब मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये है मोटिवेशनल साइकिल। मनुष्य को सबसे किसी भी चीज की आवश्यकता महसूस होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है अंतर्नोद। अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद इंसान की एक छटपटाहट है किसी चीज को पाने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है? अंतर्नोद कहलाता है। उसके बाद उद्वेलन। उद्वेलन क्या है कि हम उस चीज को पाने के लिए जो क्रिया करते हैं वो हमारा उद्वेलन है। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। किसी चीज को पाने के लिए हम एक दिशा में क्रियाकलाप करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार कहलाता है। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? उपलब्धि कहलाएगी। उस उपलब्धि के बाद में हमारा जो उद्वेलन है, यानी उस चीज को पाने की जो छटपटाहट थी, जो तनाव था या जो क्रियाएं हमने की, उस उद्वेलन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और ये कमी वापस कहाँ पहुंच जाती है? आवश्यकता तक पहुंच जाती है। तो ये था हमारा मोटिवेशनल साइकिल यानी अभिप्रेरणात्मक चक्र। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा के प्रकार, कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की यहाँ पर होती है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। पहली है बायोलॉजिकल मोटिव और दूसरा है मनोसामाजिक अभिप्रेरण यानी साइकोसोशल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव यानी जैविक अभिप्रेरण क्या होते हैं कि शरीर क्रियात्मक तंत्र पर ये निर्भर करते हैं। और साइकोसोशल मोटिव्स क्या होते हैं? जो हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने को प्रेरित करते हैं। जैविक अभिप्रेरण यानी बायोलॉजिकल मोटिव में आपके जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो दैनिक जीवन की चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो आती है। जैसे भूख है, प्यास है, कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, ये सब क्या आएंगे? जैविक अभिप्रेरण में आएंगे। जबकि मनोसामाजिक अभिप्रेरण आपका क्या कहलाएगा? मनोसामाजिक अभिप्रेरण होता है कि समाज में लोग आपको पहचाने, आपको जाने, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका लोग सम्मान करे, तो ये सब किसमें कहलाएंगे? मनोसामाजिक अभिप्रेरण यहाँ पर कहलाता है। तो सबसे पहले जैविक अभिप्रेरक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस अभिप्रेरक की सबसे खास बात क्या है कि अभिप्रेरक की जो अभिव्यक्ति है वो एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता से होती है। अभिप्रेरक प्राणी में जैविक मांग अर्थात शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अभिप्रेरक अर्जित नहीं होता। जैविक अभिप्रेरक जो क्या है वो अर्जित नहीं होता। जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद का आना है, ये सब क्या है? जैविक अभिप्रेरक है जो समय के अनुसार आपको फील होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपकी किसमें आ जाती है? ये सभी चीजें आपकी आ जाती है जैविक अभिप्रेरक में आ जाती है। जैविक अभिप्रेरक में शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने समस्थिति यानी होम्योस्टेटी कहा है। जब किसी कारक से इस समस्थिति में क्षुब्धता या असंतुलन उत्पन्न होता है तो इससे व्यक्ति में जैविक अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हंगर यानी भूख पर। भूख क्या है? व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता ही क्या है?
भूख है। मनोवैज्ञानिकों ने भूख को किस तरीके से परिभाषित किया है कि यदि व्यक्ति को शरीर में भोजन की आवश्यकता महसूस होती है तो वो क्या कहलाती है, भूख कहलाती है, जो कि क्या है, जैविक अभिप्रेरक है। यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है कि भूख का हम किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर वर्णन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि भोजन वह तत्व होता है जो भूख प्रणोद को संतुष्ट करेगा। आपकी भूख को संतुष्ट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। भूख की उत्पत्ति आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन से होती है। जब आमाशय खाली होता है तो इससे संकुचन तेजी से होता है। फलस्वरूप व्यक्ति को पेट में दर्द महसूस होता है और उसके साथ ही भूख का अनुभव होता है। इस तरह के दर्द को क्या कहा जाता है, भूख दर्द कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इस दर्द को भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत कहा है। तो भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत क्या है कि जब आपका पेट खाली है और वहां के संकुचन से जो आपके पेट में दर्द होगा और उससे आपको भोजन की आवश्यकता महसूस होगी, वो आपका भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत कहलाएगा। भूख अभिप्रेरक के दो मुख्य शारीरिक आधार यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसके भी दो क्षेत्र होते हैं जिससे भोजन करने का व्यवहार का नियमन होता है। इस तरीके से भूख प्रणोद को प्रभावित करता है। यह दो क्षेत्र कौन से हैं हाइपोथैलेमस के? पहला है लेटरल हाइपोथैलेमस और दूसरा है वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस एक फीडिंग केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी जब आपको भूख लगेगी तो भोजन प्राप्त करने के लिए आपको उत्तेजित करेगा। कौन करेगा? लेटरल हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आपका था वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस आपको क्या करता है कि जब आप भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ तुष्टि केंद्र के रूप में, यानी आप सेटिस्फाइड हो गए, आपने खाना खा लिया, आपके पेट में भोजन चला गया, इस चीज की संतुष्टि आपको किस चीज से मिलेगी? वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस से आपको इस चीज की संतुष्टि मिलेगी। इसका एग्जाम्पल जैसे दिया है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति में शुगर की कमी हो जाती है, जिससे भी उसे क्या लगती है, भूख लगती है। या फिर व्यक्ति कई दिनों तक भोजन नहीं करता या कई घंटों तक भोजन नहीं करता, तो उसके शरीर में अपने आप क्या होता है, ईंधन की आपूर्ति कम हो जाती है और उससे क्या होगा कि आपका जो लीवर है उसमें जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी सूचना आपका आपका दिमाग रीड करता है, पढ़ता है, किसकी हेल्प से? हाइपोथैलेमस की हेल्प से। हाइपोथैलेमस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ दो चीजें वर्क करती है, लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को किसका अनुभव होता है? भूख का अनुभव होता है। अब भूख का अनुभव होना न होना, इसमें भी दो आपके विकार हैं, जिन्हें विकृतियां कह सकते हैं या हम बीमारी कह सकते हैं। फर्स्ट है आपकी एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेकंड है आपकी बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है उसमें व्यक्ति क्या होगा कि डर लगता है कि अगर वो ज्यादा खाना खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। तो इस तरह की जो विकृति या बीमारी है उसको क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। जबकि जो सेकंड है वो है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति बार बार ज्यादा खाना खाता है और उसके शरीर का वजन जो क्या है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा व्यक्ति अपनी भूख खत्म कर देता है इस डर से कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। जबकि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खा खा कर मोटा हो जाता है और अपने वजन को आवश्यकता से भी ज्यादा वो बढ़ा लेता है। नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है यहाँ पर प्यास। प्यास क्या होती है? यानी प्यास को हम कहेंगे थर्स्ट। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार। प्यास क्या है? प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है, यानी बच्चा जब 1 महीने का होगा तो भी उसे प्यास का हमें अनुभव होता है। जब हम कई घंटे पानी से वंचित होते हैं तो हमारे मुंह के अंदर का जो गीलापन है वो सूख जाता है और उससे हमें प्यास का अनुभव होता है। प्यास एक शारीरिक क्रिया है डेफिनेट तरीके से, और इसे एक विशेष सिद्धांत जिसे हम कहेंगे डबल डिप्लेशन सिद्धांत। प्यास के लिए कौन सा सिद्धांत है यहाँ पर? डबल डिप्लेशन सिद्धांत। अच्छा, यही चीज हमने भूख के लिए पढ़ी थी। तो भूख में ये चीज क्या थी? भूख में कौन सा सिद्धांत काम कर रहा था? भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत यहाँ पर काम कर रहा था। और प्यास में डबल डिप्लेशन सिद्धांत यानी डबल डिप्लेशन थ्योरी यहाँ पर काम करती है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि प्यास जो है वो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है। प्यास क्या है? शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है। कौन सी दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है? उसमें से पहली है
कि कोशिकाओं में यदि पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, और दूसरा कि रक्त में अगर पानी की कमी हो जाती है तब हमें प्यास लगती है। तो जब कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन, और यदि रक्त में पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपोवोलेमी। यहाँ तक क्लियर? जब शरीर में अत्यधिक पानी किसी भी वजह से अगर निकल जाता है और उसे जरूरत के हिसाब से वापस पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके भीतर पानी सूखने लगता है, और ये जो स्थिति है वो हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका, जिसे ऑस्मो रिसेप्टर या नमक रिसेप्टर कहा जाता है, वो उत्तेजित हो जाती है और मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को स्नायु प्रवाह भेजकर इस बात की सूचना देती है कि शरीर में क्या हो गई है, पानी की कमी हो गई है, जिससे व्यक्ति को प्यास का अनुभव होता है। शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी की स्थिति को कोशिकीय निर्जलीकरण यानी सेलुलर डिहाइड्रेशन कहा जाता है। शरीर में पानी की कमी हो जाने से शरीर में खून की मात्रा में भी कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। ब्लड प्रेशर में इस कमी को हृदय और रक्त में जो मौजूद बैरोरिसेप्टर हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। रक्तचाप में कमी होने से रक्त में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ जिसे रेनिन कहा जाता है वो निकलता है, जिससे खून में मिलने से एक विशेष पदार्थ जिसे क्या कहा जाता है, एंजियोटेंसिन कहा जाता है, वो बनता है। एंजियोटेंसिन बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है और वह पानी पीना चाहता है। तो ये आपका दूसरे नंबर का आपका अभिप्रेरक था, प्यास। नेक्स्ट आपका आता है काम या यौन। ये तीसरा जैविक अभिप्रेरण है जिसे अंशतः जैविक तथा अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहा गया है। यह दैहिक अवस्थाओं पर आधारित होते हैं तथा इसमें अन्य व्यक्ति सम्मिलित होता है तथा वह व्यक्ति के सामूहिक पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही कारण है कि इसे जैव सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा गया है। यह एक जैव अभिप्रेरक के रूप में अन्य जैविक अभिप्रेरकों से इस अर्थ से भिन्न है कि यह जीवन के अस्तित्व को संपोषित करने के लिए अन्य जैविक अभिप्रेरकों के समान आवश्यक नहीं है। यौन अभिप्रेरक में शरीर में किसी तत्व की कमी नहीं होती और वातावरण में उपस्थित संवेदी उद्दीपकों से अधिक होती है, जबकि अन्य जैविक अभिप्रेरकों में ऐसा नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव शरीर में जो ये ग्रंथियां हैं वो तरुणावस्था से सक्रिय हो जाती है, जिसे लड़कियों में 11 से 13 साल और लड़कों में 12 से 14 साल की अवधि में ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। स्त्रियों में जो हार्मोन्स होता है उसे एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है और पुरुषों में यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्त्री में जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम एस्ट्रोजन है, और पुरुष में स्रावित होने वाले का नाम क्या है, हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। यहाँ पर जो जानने वाली बात यह है कि ये दोनों ही हार्मोन दोनों ही व्यक्तियों में पाए जाते हैं, यानी स्त्री में एस्ट्रोजन भी पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है, मगर तुलनात्मक रूप से स्त्रियों में एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है कंपेयर टू पुरुषों के, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन अधिक प्रभावित होता है कंपेयर टू स्त्रियों के। तो ये चीज यहाँ पर देखने वाली और याद करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंत्रिका का भाग विशेषकर हाइपोथैलेमस अग्रवर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो कि यौन ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि दोनों को प्रभावित करता है, जिससे इन हार्मोन्स का स्त्राव होने लगता है। इसके बाद यौन हार्मोन्स खून में मिलकर पुनः हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यौन उत्तेजन में संलिप्त तंत्रिका नेटवर्क उत्तेजित हो जाता है। हाइपोथैलेमस का विशेष क्षेत्र जो इस नेटवर्क को उत्तेजित करने में अहम भूमिका निभाता है उसको क्या कहते हैं, प्री ऑप्टिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी हाइपोथैलेमस का वो क्षेत्र जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है या उत्तेजित करता है, वो क्षेत्र आपका कौन सा कहलाता है, प्री ऑप्टिक क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका नींद। नींद क्या है? नींद भी आपका एक तरीके से जैविक उत्प्रेरक है और यह प्राणी के लिए नींद चौथा महत्वपूर्ण जन्मजात अभिप्रेरक है। नींद क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है।
तीव्र आंख गति यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रैम स्लीप कहते हैं, नींद दो प्रकार की होती है। पहली होती है तीव्र आंख गति यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रैम स्लीप कहा गया है, और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यानी नॉन रैम स्लीप, जिसको कहा गया है। फर्स्ट जो है रैम स्लीप, उसमें व्यक्ति को क्या होता है, गहरी नींद नहीं आती और उसे बहुत ज्यादा सपने आते हैं। यानी इस तरह से जब व्यक्ति सोता है, रैम स्लीप में जब व्यक्ति सोता है, तो वह पूर्णतया नहीं सोता, वह आधा सोता है, उस आधा जागता है, क्योंकि उसे सपने आते हैं। और उसका जो नेत्र गोलक है, यानी आपकी आंख में जो गोल कलर की बोल है, ब्लैक कलर की, वो घूमती रहती है नींद आने के दौरान भी। तीव्र आंख गति नींद में स्वप्न नींद भी इसको कहा गया है। तीव्र आंख गति यानी रैम स्लीप को क्या और यहाँ पर कहा है, तो रैम स्लीप को हम ड्रीम स्लीप के नाम से भी जानते हैं। और सामान्य नींद का 20% ऐसा होता है। यानी अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं तो उसमें से 1 घंटा आप सपने देखेंगे, ये रैम स्लीप आपकी कहलाती है, जिसे ड्रीम स्लीप भी आपको कहा है। जो उम्र है, उम्र बीतने के साथ रैम स्लीप का परसेंटेज जो है वो घटता जाता है। यानी व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, उसमें सपने आने की दर है वो कम होती जाती है। बच्चों की जो रैम स्लीप है वो 50% होती है। ठीक है, यानी जितनी नींद बच्चा ले रहा है उसके 50% में वो क्या करेगा, सपने देखेगा, यानी 50% वो ड्रीम स्लीप करेगा। जबकि जो वयस्क है यानी जवान व्यक्ति है, उनको 20% सपने आते हैं। यानी अगर वो 100% नींद लेता है तो उसमें 20% वो सपने देखेगा और जगेगा। जबकि बुजुर्गों में यह मात्रा घटकर और कम हो जाती है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि ये केवल स्तनपायी प्राणियों में ही पाई जाती है, जिनमें मनुष्य है, जितने भी स्तनपायी जीव हैं, मुख्यतः हम लोग हैं, उनमें रैम स्लीप पाई जाती है। यानी सिर्फ इंसान ही है जो सपने देखता है। अतीव्र आंख गतिक नींद यानी नॉन रैम स्लीप, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पूर्णतया सोता है, यानी कुंभकर्ण की वो नींद लेता है। उसमें व्यक्ति में संवेदी प्रक्रियाएं बहुत कम होती है, यानी उनमें संवेदनाएं न के बराबर होती है। श्वसन गति उसकी उस वक्त बहुत धीमी होती है, हृदय गति बहुत धीमी होती है, रक्तचाप भी बहुत कम हो जाता है, और तीव्र आंख गति नींद में ये सारी प्रक्रियाएं उल्टी हो जाती है। यानी आज के जमाने में जैसा देखा जाए, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंटल चेंज है, उसमें नॉन रैम स्लीप का आना बहुत मुश्किल है। यदि कोई व्यक्ति 1 से 2 घंटे भी नॉन रैम स्लीप ले लेता है, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेगा। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मनोसामाजिक अभिप्रेरक कौन से हैं, वे अभिप्रेरक जो हमें आसपास, परिवार, पड़ोस, स्कूल आदि के बीच में रहना सिखाते हैं, उनके बीच में अपने आप को श्रेष्ठ करने की भावना जागृत करते हैं, वो ही आपके क्या कहलाते हैं, साइको सोशल मोटिव यानी मनोसामाजिक अभिप्रेरक। संबंधन अभिप्रेरक, सबसे पहले इसका एक जो वो प्रकार है, उसको क्या कहेंगे, एफिलिएशन मोटिव भी कहा गया है। समाज में संबंध की जो महत्वपूर्णता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संबंध के व्यक्ति समुदाय में नहीं रह सकता। हमें हमारे साथ में मित्रों की आवश्यकता होती है, हमारे परिवार की आवश्यकता होती है, हमारे साथ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो हमारी मदद करें या हम जिनकी मदद करें, क्योंकि मानव जो है वो समूह में रहने वाला व्यक्ति है। तो इस तरीके से दूसरों को चाहना, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को क्या कहा गया है, उसी को संबंध यहाँ पर कहा गया है। तो संबंध की ये मनोवैज्ञानिक डेफिनेशन है कि दूसरों को चाहना, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंध कहा गया है। इसमें सामाजिक संपर्क को अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। संबंधन की आवश्यकता उस समय उद्दीपित होती है जब लोग अपने को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं, और तब भी जब वे प्रसन्न होते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि आप समस्या में हैं, आपके पास कोई मुश्किल है या आपको किसी की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर आप अपने संबंधित लोगों को या अपने संबंधों को याद करेंगे, आपको उनकी आवश्यकता महसूस होगी। इसके साथ वाइस वर्सा, जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं तब भी आप चाहेंगे कि आप अपनी प्रसन्नता किसी के साथ बांटें, तब भी आपको आपके संबंधों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सोशो मोटिव यहाँ पर था। नेक्स्ट आपका आता है
पावर मोटिव यानी शक्ति अभिप्रेरक। शक्ति अभिप्रेरक भी एक तरीके से सोशो मोटिव है। दूसरों के संवेगीय व्यवहार पर चेतन अचेतन रूप से इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता की संज्ञा यहाँ पर दी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास में इतनी शक्ति हो कि उसका प्रभाव दूसरों पर डाले, वो दूसरों को नियंत्रित कर सके, वहां दूसरे उसका सम्मान करें और वो दूसरों का नेतृत्व करे। तो ये सब चीजें क्या है, सामाजिक सत्ता के तौर पर देखी जाती है और इसे पावर मोटिव कहा गया है। ऐसे लोग जिनमें शक्ति अभिप्रेरक यानी पावर मोटिव अधिक होता है, इस अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति निम्नांकित ढंग से की जा सकती है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिता खेलकूद में अधिक भाग लेना, निम्न सामाजिक स्तर के लोगों के प्रति अधिक आवेगशील तथा आक्रमणशील व्यवहार दिखलाना, किसी संस्था में ऐसे पद को ग्रहण करना जहां से आसानी को दूसरों को नियंत्रण किया जा सके। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पावर मोटिव अधिक मात्रा में होता है और वो दूसरों को अनुशासित करना चाहते हैं, अपने आप को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और दूसरे लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उपलब्धि अभिप्रेरक यानी अचीवमेंट मोटिव। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें श्रेष्ठता के एक खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अच्छी श्रेणी प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, जबकि उसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो उस कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक आपकी कहलाती है। उपलब्धि की आवश्यकता क्या है, इसे एन एक भी कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि उपलब्धि की आवश्यकता, इसे क्या कहा गया है, एन एक यहाँ पर कहा गया है। व्यवहारों का अर्जन और निर्देशन और परिस्थितियों के प्रत्यक्षण को ये सब चीजें प्रभावित करती है। तो इसे हम सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक क्या है कि हम चीजों को यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है वो है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाली बात भी इसमें यहाँ पर है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था 1968 से 1970 के बीच में, इस पीरियड को माना गया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मानव व्यवहार को आवश्यकताओं की एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो के सिद्धांत को आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। मैस्लो का एक मॉडल एक पिरामिड के रूप में समझा जाता है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पिरामिड को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना होता है। यहाँ पर देखिए, इस पिरामिड के अनुसार व्यक्ति क्या है, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं हमारी पूरी करता है, जैसे भूख है, प्यास है, सोना है, रहने के लिए घर तो सुरक्षा में आ जाएगा। शारीरिक क्रियाओं में भूख, प्यास, ये सब चीजों की जरूरत सबसे पहले वो पूरी करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो सुरक्षा की आवश्यकता को पूरी करता है, यानी रहने के लिए अपने वो सेफ घर ढूंढेगा, अपने सुरक्षा के समस्त साधनों को वो जुटाने की पूरी कोशिश करेगा। जब वो सुरक्षा की आवश्यकता को पूरी कर लेगा, उसके बाद उसमें आएगा आत्मीयता की आवश्यकता, यानी वो चाहेगा कि उसका अपना एक परिवार हो, उसके अपने संबंध हो, उसके अपने रिश्तेदार हो, लोग उससे प्यार करें। तो ये आती है आत्मीयता की आवश्यकता। जब ये चीजें उसकी पूरी हो जाती है तो आती है सम्मान की आवश्यकता। जब व्यक्ति को खाने के लिए भोजन मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया और उसे अपना परिवार मिल गया, तो अब उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती है और वो चाहता है कि समाज में लोग, जो आसपास के लोग हैं, जो उसके मित्र हैं, वो उसको सम्मान की दृष्टि से देखें, उसके समाज के लोग उसको सम्मान दें और जहां भी वो जाए उसे सम्मान मिले, ऐसा वो कुछ कार्य करे। तो ये उसकी आवश्यकता कौन सी कहलाएगी, सम्मान की आवश्यकता। जब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे खाने को भोजन, रहने को जगह, उसका अपना एक परिवार है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये सब आवश्यकताएं जब उसकी पूरी हो जाती है
तो उसकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। यानी इन सब चीजों से ऊपर उठकर वो कुछ अलग ही करने की कोशिश करता है, वह स्वयं में लीन हो जाता है और खुद को ही खोजने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो ये आपका कौन सा ये मैस्लो का आपका ट्रायंगल था, जहां पर आपने ये चीजें देखी। नेक्स्ट आपका इसी सीक्वेंस में आता है कि व्यक्ति जब ऊपरी स्तर की आवश्यकताओं पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो अनेकानेक प्रयास करता रहता है। तो ये मैस्लो का वर्गीकरण था, जिसे आत्मसिद्धि अभिप्रेरणा भी कहा गया है। इसके फिर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम यहाँ पर देखेंगे। अभिप्रेरणाएं कितने प्रकार की दी है? जैविक और मनोसामाजिक। जैविक जिसमें भूख प्यास नींद वो अपनी बेसिक चीजें पूरी करता है। मनोसामाजिक जिनमें क्या होगा? मनोसामाजिक में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जैविक कारकों में हार्मोन्स, तंत्रिका संरचना, मस्तिष्क संरचना, ये सब चीजें आती है। जैविक अभिप्रेरण के उदाहरण भूख प्यास और नींद है, जबकि सामाजिक अभिप्रेरण के जो उदाहरण है वो है उसकी सामाजिक आवश्यकताएं है। मैस्लो का जो आरोही पदानुक्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें शारीरिक क्रिया आएगी, फिर सुरक्षा आती है, फिर प्रेम आत्मीयता आती है, फिर सम्मान की बात होती है, और जब व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है तो आत्मसिद्धि यानी मैं कौन हूं इस आवश्यकता पे चला जाता है। इसके जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे, क्योंकि ये आरबीएससी की बुक की बोर्ड की बुक है और इसके जो क्वेश्चंस है वो अक्सर एग्जाम्स में क्रॉस करते हैं। मोटिवेशन अंग्रेजी के कौन सी शब्द से बना है? तो मोवियर शब्द से ये बना है। अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, तो अभिप्रेरणा का मूल तत्व कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा का मूल तत्व उपलब्धि नहीं है। आवश्यकता है, बिल्कुल है। आवश्यकता जब होती है तो उसके बाद प्रणोद होता है, प्रणोद के बाद प्रोत्साहन, जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उपलब्धि, उपलब्धि से फिर से आवश्यकता। ये क्या है? मोटिवेशनल साइकिल एक तरीके से चलता रहता है, मगर इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। ये साइकिल में है, ये अभिप्रेरणा के साइकिल में है पर अभिप्रेरणा के मूल तत्व में नहीं है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे और शायद उसके बाद में ये बुक भी खत्म हो जाएगी हमारी। लास्ट टॉपिक जो आता है इसका यहाँ पर इस बुक में वो आता है चैप्टर नंबर 10 संवेग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।